बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जरगा में आपको खुशामदीद। आज के जरगे में बात होगी सियासत पे, और सियासत में इन दिनों इस्टेब्लिशमेंट का ज़िक्र भी बहुत हो रहा है। तो हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है कि जो न सिर्फ सियासत के मैदान के खिलाड़ी हैं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के मिजाज शनास भी हैं, और माजी में उनकी कई पेशन गोइयाँ दुरुस्त भी साबित हुई हैं। यकीनन आप पहचान गए होंगे हमारे आज के मेहमान जनाब फैसल वावड़ा साहब। बहुत शुक्रिया फैसल भाई हमें वक्त देने के लिए। और पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये इलेक्शन हुआ है या सिलेक्शन हुआ है? बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। मैं तो इसको सर जुडिशल सिलेक्शन 2024 कहता हूँ। मुझे नाम ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जब 6 को 6 पढ़ लें और जब उसी 6 को 9 पढ़ लें तो फिर अब बाकियों को तो मुझे इल्ज़ाम बाद में ठहराएंगे ना। नहीं, जुडिशल सिलेक्शन क्या मतलब? जुडिशरी ने किया है? देखिए, जुडिशल सिलेक्शन में इसको इस तरह कहता हूँ कि देखें जी, जब आपने भुट्टो साहब को टांग दिया तो वो गलती के पीछे कौन था? जब आपने ज़रदारी साहब को 14 साल रखा जेल के अंदर बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर कोई चीज़ साबित किए, तो उसके पीछे कौन था? जब आपने नवाज शरीफ साहब को ओवर द काउंटर पैसे ना लेने पर ब्लैक लॉक डिक्शनरी निकाल कर फायर कर दिया और फिर उनको एक और कानून के तहत जाने की रवानगी की इजाज़त दे दी, फिर एक और कानून के तहत आपने उनको इश्तिहारी कर दिया और फिर एक और कानून के तहत आप एक ही रात में वापस ले आए और उनको धो दिया सब चीज़ों से। फिर आपने किस कानून के तहत उनकी बीवी का जब इंतकाल हुआ तो उनको दफनाने की इजाज़त नहीं दी गई, उनसे फ़ोन पे बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। इमरान खान साहब की चलती हुई हुकूमत को पाबंद किया गया कि 12 बजे तक नो वर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस लो, इतवार के दिन दफ्तर खोल दिए, नस्ला टावर गिरा दिया। कॉन्स्टिट्यूशन टावर क्यों नहीं गिरा? स्टील मिल का आपके आगे रेकोडेक के अंदर अरबों रुपए का नुकसान कर दिया। जिनके बच्चों के ऊपर इल्ज़ामात हैं, जिनके ऊपर अपने इल्ज़ामात हैं, उन्हें धोए बगैर रिज़ाइन करके वो निकल जाते हैं। सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट वो देते हैं जबकि ख़ुद सादिक और अमीन नहीं है, उनके अपने ऊपर एलिगेशंस हैं। तो क्या आप रिज़ाइन करके पेंशन भी लेते रहें, सारी चीज़ें करते रहें? तो जब निज़ाम खड़ा होगा, अगर आज आप बेल ना दें किसी को और कोई जीप में बिठा के ले जाए तो हम जीप के आगे आ जाएंगे। लेकिन जब बेल आप देंगे, जेल आप देंगे, फैसले आप करेंगे, तो फिर जिम्मेदारी भी आपको उठानी है। तो आप समझते हैं ये सब किया दायरा जुडिशरी का है? देखिए, जुडिशल सिस्टम का है, बिल्कुल है। जुडिशल सिस्टम में तो हमारे वहाँ बहुत नाइंसाफ़ी है। और आप देखें, किराएदार जो है वो घर के अंदर होता है, यतीम बेवा जो है उनकी नस्लें तबाह हो जाती हैं, वो घर के बाहर होते हैं। अब नस्ला टावर की मैं मिसाल देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन टावर क्यों नहीं गिराते? क्योंकि यहाँ वो लोग हैं जिनके 20-20 अपने बंगले हैं। नस्ला टावर में गरीब लोग थे, पूरी ज़िंदगी जमा पूंजी रही, उनके बच्चे सड़कों पर आ गए। वो फैसला करने वाले को हम सड़क पर कब देखेंगे? उसको कब हम इसी सज़ा के प्रोसेस से गुजारेंगे? मैं कहता हूँ सबकी अकाउंटेबिलिटी करें, लेकिन जिनका मेन मनसब और मकसद है वो पकड़ी ना उछालें। उनके कलम में ताकत होनी चाहिए, जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, जल्दी जल्दी फैसले होने चाहिए। ठीक है, वक्त हाल वक्त ज़रूरत तो नहीं हो सकता सर के 6 को 6 पढ़ लें, उसी 6 को फिर 9 पढ़ लें। एक फ़ैसला आपके लिए आता है उन्हीं साहब की तरफ से, वही फ़ैसला डिफरेंट हो जाता है जब मेरे लिए आता है, मेरे से हटता है तो आपके लिए कुछ और हो जाता है। ऐसा तो नहीं हो सकता। इससे क्या मुराद है आप जो कह रहे हैं 6 को 6 पढ़ दें, 9 को 9 पढ़ दें? सर, हमने तो पाकिस्तान के अंदर यही देखा है ना। एक बार्ड डिसीजन को रिवर्स किया गया क्योंकि एक रबर स्टैम्प पार्लियामेंट ने एक लॉ निकाला उसके तहत। तो मेरे जितने भी बार्ड हैं, टाइम बार्ड हैं, जैसे हुदैबिया पेपर मिल है तो उसको भी खोल लें फिर। और फिर आपने किस तहत पाबंद किया एक सियासी पार्टी को जो सियासत कर रहे थे? हमारा काम था तोड़ जोड़ करते, हम ख़रीदते बेचते, अपने साथ मिला देते, मेजॉरिटी ले लेते। क्या 12 बजे तक नो वर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस लो, फिर प्रेजेंट वैन आपकी आगे खड़ी हो जाती है, फिर आप इतवार के दिन दफ्तर खोल देते हैं। गरीब के लिए तो दफ्तर नहीं खोलते हुए देखा, किसी के कत्ल के केस पर नहीं देखा, किसी की ज़मीन या जायदाद के लिए तो नहीं देखा। एक केस करता है, उसकी 5 नस्लें केस भुगतती रहती हैं, कोर्टों में धक्के खाती है, चेन से बांध के आप गरीब आदमी को लेके आते हैं। आपने इन बड़े बड़े चोरों को आज तक चेन से बांधा है? हथकड़ियों से बांधा है? चेन से बांधते हैं, जानवर की चेन से खींचते हैं उसे। लेकिन जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है वो तो इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट को देते हैं, जुडिशरी को नहीं देते। देखिए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम ये है कि इस्टेब्लिशमेंट आके जवाब नहीं देती है, जवाब दर जवाब नहीं होता है। सियासतदान से आप बात करते हैं, अदलिया भी जवाब देती है, सियासतदान भी जवाब देता है, सारे इदारे जवाब देते हैं सिवाय फ़ौज के। तो हम ये नहीं कहते कि उसमें भी एम्बिशियस लोग आए हैं, उसमें भी, लेकिन एक 85%, 80-90% तो एक है जिसके अंदर डिसिप्लिन है, बेहतरी है। लोग बाय चॉइस आते हैं अपनी शहादतें और अपनी ज़िंदगियाँ देने पाकिस्तान के लिए, तो फिर बन जाते हैं, ब्रिगेडियर बन जाते हैं, जनरल बन जाते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बन जाते हैं। हर कोई तो नहीं बनता। तो उस आदमी का कसूर है जिसकी बेवा हो गई बीवी, जिसका यतीम हो गए बच्चे, वो 22 साल के, 18 साल के, 25 साल के, रोज़ शहादतें दे रहे हैं, हमारे लिए दे रहे हैं।
फिर आप उनको बातें सुनाते हैं, फिर आप उनके ऊपर तजलील करते हैं, उनके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, उनके ऊपर टैंक तोप लेके खड़े हो जाते हैं, आग लगा देते हैं, आप शहीदों की तमस्खर उड़ा देते हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इस इलेक्शन में धांधली किसने की है और किसके खिलाफ की है? देखिए साफ़ी साहब, अगर आप कहें कि 2018 में धांधली नहीं हुई थी तो 2018 में भी धांधली हुई थी, उससे पहले भी धांधली हुई थी, उससे पहले भी धांधली हुई थी, इस बार भी धांधली हुई है, अगली बार शायद थोड़ी कम हो जाएगी, उसके अगली बार शायद और कम हो जाएगा, उसके अगली बार शायद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई है इस बार इस इलेक्शंस के अंदर कि बहुत सारी पार्टियां अल्लाह की तरफ से छट जाएंगी। देखें, नून लीग का इक़्तिदार है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, लेकिन इक़्तिदार उनके पास अभी कई सालों तो आगे नज़र नहीं आ रहा। चलना नहीं है इस गवर्नमेंट ने, अंदर बहुत मुआवजा हो गया, कोलेशन हो गई पीपल्स पार्टी के साथ, सबके साथ, साल, 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल, सवा 2 साल आप कर लें, बहुत कोई आसमान की तरफ से कोई मदद आ गई। $24 बिलियन आपने देने जून के अंदर, बिजली के बिल, सुई गैस, पेट्रोल, डॉलर, करंट अकाउंट डेफिसिट, रीपेमेंट्स, IMF की स्ट्रक्चरिंग, कोई प्लान का हिस्सा ही नहीं है। मुझे चोरी करे, मुझे निकाल दिया था, मुझे बांध दिया था, मुझे भेज दिया था, मुझे जेल डाल दी, मुझे फांसी डाल दी, मुझे सजा हो गई। सिंपैथी से तो मातम करने से थोड़ी चीज़ें होती हैं, आपको प्रैक्टिस। अब जाती भी हुकूमत है, केयर टेकर गवर्नमेंट नॉन स्टार्ट होती थी, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर अनरेस्ट नहीं था, एक ठहराव आ गया था, डॉलर चीफ नीचे ले आए थे, आर्मी चीफ अपनी गवर्नेंस से, स्मगलिंग कम हो गई थी, चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम होकर टेल हो गई। अब आपने क्या किया, जाते हुए उनको 48-72 घंटे पहले उन पर थोप दिए सुई गैस, उन पर थोप दिया आपने बिजली के बिल, उन पर आपने थोप दिए पेट्रोल के बिल। तो एक गवर्नमेंट जो आ रही है उसके 72 घंटे या 10 दिन पहले आप केयर टेकर से वो काम करवा लेते। तो क्या कौम पागल है क्या? क्या हम घास खाते हैं, जानवर हैं हम क्या? सबको अकल नहीं क्या? हमसे ज़्यादा अकल तो एक आम इंसान की है। तो आपके तवज्जो से, टीवी की तवज्जो से, मीडिया, फ़ोन, इन सब चीज़ें बहुत लोग एजुकेट हो गए। लेकिन तल्ख हकीकत भी है साफ़ी साहब, हकीकत ये है कि जो भी हैं यही इलेक्शन है। फॉर्म 45 हारने वाले के पास भी, जीतने वाले के पास भी, रनर अप के पास भी, तो छोले खाएं उसके अंदर, ये भी तल्ख हकीकत है। 4-5 को मिल जाएगा, बाकी धक्के खाते रहेंगे। मुर्दे का वोट इस मुल्क के अंदर डलता है, उसका फैसला 4-5 साल बाद आता है, स्टे ऑर्डर से 20-20 साल गुजर जाते हैं। ठीक है, तो ये तल्ख हकीकत है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने कहा जी रेगिंग है, तो हमने उनके वो इश्यूज़ के ऊपर कहा कि हम आपके दखलंदाजी देते हैं। उन्होंने भी एक स्पैनर फेंका, बाहर आ गए, ठीक है, वो भी ख़त्म हो गया। जो हार गए वो कोर्ट्स में चले गए। सारी हकीकत है। इन हकीकतों को देखें तो यही है। अब दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब टेक इट वाला ही सीन है, लीव इट वाला सीन तो नहीं है। मुल्क ऐसे दोराहे पे खड़ा है जिधर अब आपको कंसेंसस करके इस लंगड़ी लूली गाड़ी को धक्के से चलाना है। वो और बात है कि इसने बैठ जाना है अगली गली के अंदर, लेकिन आप धक्का तो दें। फिर इंडिपेंडेंस जीत गए, हम तो चीख के 8 महीने से कह रहे थे। ग्राउंड रियलिटी हमें पता थी। एडमिनिस्ट्रेशन जिसके पास थी, जिसके पास मसल था, वो ले गया। पॉपुलैरिटी वेव भी थी। आपको चाहिए था आप पहली तकरीर पे आके हार शिकस्ता तकरीर से बजाय बेहतर आप कहते हैं बनाओ भाई, किसी का बाप भी नहीं हुकूमत बना सकता था, कहते बनाओ। ठीक है, मेरे पास अगर आप डिसीजन मेकिंग हो और मैं पाकिस्तान का इक़्तिदार संभालने की ताकत रखता हूँ, चाहे मैं अदालती निज़ाम में बैठा हूँ या डेमोक्रेटिक निज़ाम में बैठा हूँ या कहीं और बैठा हूँ, मैं कहूँ जी कि छोड़ें इलेक्शन, बनाए जी आप चलाएँ। अभी 6 महीने में तो शहबाज शरीफ ने तो कह दिया है कि पीटीआई अगर हुकूमत बना सकती है तो बना लें। साफ़ी साहब वो तो मेरी गुजारिश उन्होंने सुन ली। मैंने इस चीज़ का आप ही के चैनल से मीर साहब के वहाँ एक दिन पहले कहा था, उसके अगले दिन उन्होंने कहा उनकी मेहरबानी है कि वो सुन रहे हैं बातें। अभी भी चीज़ें कुछ थोड़ी देर के लिए बफर हो सकती हैं। ठीक है, अब टाइम ये नहीं है कि आप जल्द से जुलूस, झगड़ा, मार कुटाई। मैं कहता हूँ PTI को, मैं कहता हूँ आप सिस्टम के अंदर आके बैठें और फिर सिस्टम को ठीक करें। जमात इस्लामी को भी कहता हूँ सिस्टम के अंदर, सिस्टम से बाहर सिर्फ टिकर चलेगा, वो बहुत अच्छी बात है। नईम रहमान साहब जो हैं वो बहुत अच्छे आदमी, मैं भी कहता हूँ बहुत अच्छे आदमी, मेरे दोस्त हैं, पसंद है मुझे वो आदमी, पार्टी भी अच्छी है उनकी। लेकिन हर वक्त नाराज़ होकर सीट छोड़ के चले जाएंगे तो भाई ठीक कैसे करोगे भाई? सीट के अंदर बैठोगे, कुछ अपनी कतरा करोगे तो पहाड़ में सुराख होगा। लड़ाई PTI के लिए भी 2 कदम पीछे हटें, कन्फ्रंटेशन से हटें, लड़ाई झगड़े से हटें, लोगों को सुकून दें, कोई रास्ता बनाएं। ठीक है, पानी की तरह सियासत का नाम है, पानी की तरह रास्ता बनाएं, इम्पॉसिबल्स को पॉसिबल्स में लेके आए। ठीक है, करने को तो यानी आपने गंडापुर को खड़ा कर दिया। गंडापुर को खड़ा करने का सिग्नलिंग किया, लड़ाई होगी, मार कुटाई होगी। वो 9 मई में वांटेड है, आप 9 मई में वांटेड CM को CM बना देते हैं, कल उनकी गिरफ्तारी के लिए आएगी, फिर क्लैश होगा। आप जान के सारे काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर 9 मई में उसको इजाज़त है CM बनने की, तो फिर तो 9 मई के आप सारे जितने भी कैदी हैं उनके ऊपर भी इजाज़त होगी। कैसे जस्टिफाई करेंगे आप सब चीज़ें? क्यों कर रहे हैं खान साहब ये काम?
कि जब खान साहब को मेरे छोड़ने से पहले तो 9 मई में वांटेड थे, तो फिर इलेक्शन कैसे लड़ा और अब कैसे आज़ाद? सर वो तो फिर मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना सर, गुजारिश ये है कि जिधर से अदल का निज़ाम है उसको इंटरवीन करना होगा। देखिए फ़ायज़ ईसा साहब के साथ हमारी बड़ी तवक्कुआत है, ठीक है, एक ईमानदार ब्लंट आदमी है, ठीक है, डिवाइन हेल्प से आया, अल्लाह की मदद से आया, उनकी तरफ सब देख रहे हैं कि वो ये सब चीज़ें बंद करवाएं, अपने एतवार में अपनी चीज़ों के अंदर रेक्टिफिकेशंस लाएं, अकाउंटेबिलिटी तेज़ करें। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हो सकते हैं आज भी पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए, लेकिन रोज़ गालम गलोच लड़ाई झगड़ा। अब मौलाना साहब रूठ गए, वो आउट ऑफ लाइन चले गए। नहीं तो मौलाना साहब ही ने एक बात कही है कि जी इस इलेक्शन ने 9 मई के बयानिए को भी दफन कर दिया। तो आप नहीं समझते कि अगर अली अमीन गड्ढापुर एक तरफ वांटेड था, दूसरी तरफ लोगों ने उनको वोट दे दिया, तो उससे वो बयानिया खुद ब खुद कमज़ोर हो गया? साफ़ी साहब आप लोग चीज़ समझ नहीं रहे। देखिए यहाँ पे वोट और पॉपुलैरिटी से ज़्यादा नून की नफ़रत है। देखिए पीपल्स पार्टी का डिसलाइकिंग है, डिसलाइकिंग को आप लाइकिंग में तब्दील कर सकते हैं। नून लीग की नफ़रत है, नफ़रत को आप मोहब्बत में कैसे करेंगे? किसी कनपट्टी बंदूक रख के थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। और नफ़रत क्यों है? वो भी पुराने चेहरे हैं, वो भी वही ज़िद और अना पे अड़े में, ठीक है, वही शिकस्ता तकरीर, वही ईगो, आई मी एंड माई सेल्फ, वही बेटी बुज़ार टू पंजाब को नवाजने जा रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े बुजुर्ग अच्छे सियासतदान, यंगस्टर्स भी सब हाथ बांध के नौकरों की तरह पीछे खड़े हुए हैं। ये क्या है तरीका? मतलब लायक हो नालायक हो औलाद। अच्छा जी, मैंने सुना टीवी के ऊपर, मुझसे भी सवाल हुआ जी उन्होंने जेलें काटी। सर शर्म की बात है जिन्होंने जेलें काटी हैं। ये पाकिस्तान का अजीब सा म्यार है कि जेल काटने वाला लीडर बन जाता है। शर्म आनी चाहिए सर। लानत ऐसी सियासत के ऊपर जिसमें आपको गंदे काम करके जेल जाना पड़े, और जेल के बाद आप फूल बरसाते हैं, फूल का तो हीरो बन जाते हैं, आप लीडर कहलाते हैं, आप कहते हैं ये बड़े स्टैचर का लीडर। शर्मनाक बातें हैं सर। ये तो अब सिविल सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है चीज़ें। फिर आप कई फैसले कर देते हैं जिसमें आप चार दीवारी के अंदर आए थे, इद्दत जैसे फैसले। रिजेंटमेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर। मैं आपके और आप मेरे निकाह के अंदर कोई आ सकता है पाकिस्तान के अंदर? आप मुझे बताएं सलीम साहब, आप बड़े बुज़दार आदमी हैं, सॉफ्ट हैं, मैं आपके निकाह के ऊपर अभी डिस्कशन करूं, आप मेरा क्या हाल करेंगे? नहीं मैंने कभी नहीं मैं आपसे जेन्युइनली बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप मुझ पर क्रिटिसाइज़ करें, आप मुझे बुरा करें, आप 9 मई में मुझे फांसी चढ़ा दें, आप मेरे घर की चार दीवारी में आएंगे तो मैं भी चाक चाक कर दूंगा, ठीक है। फिर इलाके गैर तक बात जाएगी। ये थोड़ी कि सर आप चार दीवारी के अंदर आ जाए, वो बेशरम बेहया आदमी अपनी साबका बीवी के ऊपर पहले पाकीज़ा का लगाता है नारा, फिर उसको नापाक बना देता है, उससे फ़ायदे और सब चीज़ें लेता है, दौलत कमाता है। उसके बेशरम औलाद भी, बालिक औलाद भी माँ के लिए आके कोई बात करने को तैयार नहीं, किसी की बीवी है वो। तो आम तासुर तो ये कि ये सब कुछ इन लोगों से करवाया जाता है। सर तो फिर खड़े हो जाए, ना, फिर तकरीर करें, आगे खड़े हो जाए। करवाया जाता है क्या? हम मुझसे और आपसे कैसे कोई काम नहीं करा सकता? हम भी तो इसी माशरे के अंदर हैं। हमारे पास तो वो ना कलम की ताकत है, ना डंडे की ताकत है, ना बंदूक की ताकत है, ना वोट की ताकत है। मैं और आप भी तो सर्वाइव कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। हमसे कराएं कोई पट्टी के ऊपर, आपसे प्रोग्राम करा लें। मैं आपके साथ इतने सालों से मेरा आपका दोस्ती वाला रिश्ता है, एक एंकर वाला रिस्पेक्ट का रिश्ता है। मैं आपको क्या अभी भी कह सकता हूँ सर मुझसे सवाल कर लेना, आप मुझे यहाँ से धक्के दे के बाहर निकाल देंगे? अगर इतनी क्रेडेंशियल, क्रेडिबिलिटी और ताकत आपके अंदर है, वरना तो सर फिर आप भेड़ बकरी की तरह अपने बच्चे भी आगे कर दें, फिर तो घर में घुस के लोग चपड़ा बना लेंगे आपके बच्चों को। सोसाइटी को आप ग्रो करना है। नाज़रीन, फैसल वाडा साहब के साथ ये तल्ख़ शीरीन गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ हैं जनाब फैसल वावड़ा साहब। फैसल भाई, इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि इन दोनों बड़ी पार्टियों, नून लीग और पीपल्स पार्टी का जब अलायंस हो गया अमलन और उनके दरमियान तहरीरी मुआहदा हो जाए और दोनों उस पर उसकी रूह के मुताबिक अमल करें, तो कोई इनकी मुद्दत पूरी नहीं हो सकती, लंबी नहीं हो सकती इक़्तिदार का दौरानिया? देखिए सही साहब, हम तो तज्जिया ही कर रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं, हार्ड फैक्ट्स हैं, हार्ड रियलिटीज़ हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और आदमी जब कारोबार करता है, पान का खोखा चलाता है, फैक्ट्री चलाता है, इंडस्ट्री चलाता है, बिज़नेस करता है, तो वो फार साइटेड होता है। वो देखता है आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या होने। तो अगर आप पेपर के ऊपर मुझसे बैठें तो जो मैं प्रोडिक्शन गवर्नमेंट के आने के बाद कर रहा था, वो तो गवर्नमेंट के आने से पहले केयर टेकर के सर पर थोप के उन्होंने महंगाई शुरू कर दी है। बेरोज़गारी होगी, अनरेस्ट होगा, ठीक है। बेरोज़गारों के लोग क्या करेंगे? चोरी चकारी डकैतियाँ करेंगे, ठीक है। बिजली के बिल नहीं दे सकते, सुई गैस के बिल नहीं दे सकते। 37,000 बच्चा हर साल
रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास हो रहा है मास्टर्स करके, और करता है वो 3rd क्लास जॉब, उसके पास तो कोई बैगेज नहीं है, उसके बीवी बच्चे कुछ भी नहीं है, उसका अलावा किधर जाएगा? ठीक है, 1 लाख सवा लाख अनरिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के बच्चे, ठीक है, 250 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है अंग्रेज़ी की, कॉल सेंटर्स और आईटी के थ्रू इंडिया। आपने अपनी ज़बान उर्दू को कंपलसरी कर दिया और अंग्रेज़ी को सेकेंडरी कर दिया। हम किस डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं? अगर आज आप सीरियस हो जाए, रिकॉर्ड है आपके पास, माइन एंड मिनरल्स है, समुंदर पे आपके पास ज़मीनें हैं सरकार के पास, सोना उगलने वाले अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तान के अंदर। ये 3rd क्लास आपके पास जो जाइंट्स फंसे हुए बिलियंस ऑफ रुपीस ब्लीड कर रहे हैं, PIA स्टील मिल्स, इनके लोग जो काम कर रहे हैं उनको टेक केयर करें, बेच दें मेजॉरिटी शेयर, ठीक है, अपना फ्लैग भी रहेगा, काम भी चलेगा। बिलियंस ऑफ रुपीज़ आप नुकसान कर रहे हैं रोज़, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर आप देखें किस तरह जुल्म बर्बरियत से पाकिस्तान चल रहा है, सवाल जवाब करने वाला है ही नहीं। चोरी तो इस मुल्क के अंदर कोई क्वेश्चन भी नहीं है, ये तो आपका राइट है। मौलाना साहब है, आज उनका यहूदी बयानी इमरान खान के लिए ख़िलाफ़ हो गया, जो वो उनके ऊपर फतवे डालते थे वो ख़त्म हो गया, जो वो गानों के ऊपर बात करते थे वो ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का भी बयानिया बदल गया, जिसको काफिर कहते थे, जिसको बुरा भला कहते थे, जिसको डीजल कहते थे, वो आज पेट्रोल बन गया है, बल्कि तबरुक बन गई है, ठीक है। पीपल्स पार्टी के साथ तो हर मुल्क की सियासत में इसी तरह होता है। नहीं सर, नहीं साफ़ी साहब नहीं, मैं इसको इसलिए मानूंगा कि फिर हमें 15 साल 20 साल क्यों ज़ाया कराया हमारी ज़िंदगी के, कि हमें इस फलसफे पे, हम तो उस उस्ताद के दिए हुए सबक पे खड़े हैं। आज भी उस्ताद पीछे हट गया है। आज अब जिसको गालियाँ देते थे आप, हमारी कोई ज़ाती लड़ाई है मौलाना से, हमारी ज़ाती लड़ाई नवाज शरीफ से, हमारी ज़ाती लड़ाई पीपल्स पार्टी से, फिर तो हमें पैर पड़ना चाहिए, जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर सियासत का नाम ये बेशर्मी बेहयाई है, जैसे बाकी सियासतदान कर रहे थे या बाकी पार्टियां कर रही थी, तो हमें क्या फ़र्क है गया? हम वो फ़र्क के साथ आए थे ना सर, तो हमारे अंदर तो कोई फ़र्क नहीं। आप दोनों को बेहतर जानते हैं, आपको लगता है कि इन दोनों का इत्तेहाद हो जाएगा या एक फ़ोटो सेशन था बस हो गया? ओ सर साफ़ी साहब यहाँ तक पहुँच गए, तो मैं तो इस पार्टी को, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज़्ज़त से, जब पार्टी आसमान पे थी, खान साहब आसमान पे थे, जब मैं बता भी रहा था उनको कि आप पे आपके ख़ास दोस्त जिन पे आप जान निसावर करते हैं वो गोलियां चलाएंगे, मैं तो सब चीज़ें बोल के आया था। मुझे सिस्टम के अंदर, मैंने तो अब सीख लिया है, इस अल्लाह का एहसान है, मैंने सीख लिया है कि आप यू प्ले विद द सिस्टम विद इन द सिस्टम। ये है सियासत, ठीक है, हम भी खेल रहे हैं। मैं तो अगर इस माज़ाराई की सियासत करनी तो फिर रोड पे बंदूक निकाल के बाहर खड़े होते। नहीं तो इन दोनों का एक दूसरे के खिलाफ नफरत जितना डीप रूटेड है, तो आपको लगता है कि ये वक्ती गुस्से के तौर पर मौलाना उस तरफ गए हैं या कि लॉन्ग टर्म में उनके साथ चल जाएंगे? जितनी मैं सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम का सीख गया हूँ, तो मैं आपको आज मेरा बयान ये होगा कि मौलाना साहब गुस्से में हैं, लेकिन उनका दिल जो है वो बच्चों वाला है और उनको मना लेंगे। अच्छा, उनको मना लेंगे, जज्बाती हो गए हैं। ठीक। और ये जो जगह जगह जो एहतजाज हो रहे हैं रिगिंग के ख़िलाफ़, ये कंट्रोल हो जाएंगे या कि खुदा न खास्ता किसी मुसीबत की तरफ आप जा सकते हैं? देखिए साहब, मेरी बड़ी क्लैरिटी है आप कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करके देख के कि सर अगर 9 मई के तरफ कोई भी पार्टी 0.1% इतना सा भी बड़ी, तो हलक से आवाज़ आएगी। तो जब हलक से आवाज़ आएगी ना, तो बड़े बड़े तोप और तुरम खान भी ना सीधे हो जाते हैं। स्टेट के साथ आप पूरी दुनिया के अंदर किसी कोई नहीं लड़ सकता। और ये जो इलेक्शन के रिज़ल्ट आए, तो इसकी वजह से इमरान खान साहब को और 9 मई वालों को कोई रिलीफ मिल सकता है? देखिए सईद हाफिज़ साहब, मैं तो इसके अंदर बड़ा क्लियर हूँ कि जिसने नारा लगाया था 9 मई के अंदर, उसको कन्वेंशनल कोर्ट्स में जाने दें। जिन्होंने एक्चुअली आग लगाई थी उनको फ़ौज सज़ा दे दे, और ये सज़ा बड़ी ज़रूरी है, चाहे वो नून लीग के ऊपर हो, पीपल्स पार्टी के और MKM पे हो या PTI के ऊपर हो। क्योंकि अगर आपने ये लाइन ड्रॉ नहीं किया तो फिर तो सर आप कहीं खड़े नहीं हो सकेंगे। कुछ लिमिट लाइंस हैं हर चीज़ की। आपको इमरान खान साहब कितने अरसे में जेल से बाहर आते नज़र आ रहे हैं? देखिए, जितने अरसे में आपने नवाज शरीफ साहब को वापस आके काले से सफ़ेद होते देखा है, तो ये तो तवील इनकाम है इस मुल्क के अंदर। जो आज इसको आपने इश्तिहार पढ़े थे, सारे अखबार में एक लाइन से सारे आए थे PM। अगले दिन अखबारों ने भी जहमत नहीं की कि AM लिख देते, वो वाला PM नहीं था, AM PM वाला था। ठीक है, कि रात को जो PM था वो सुबह AM हो गया। ठीक है, तो
इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। आपको सबसे पहले अपना अदालती निज़ाम ठीक करना है। जब लोगों को भरोसा हो जाएगा उस निज़ाम के ऊपर, जब लोगों को पता होगा सज़ा और जज़ा का निज़ाम आ गया है, तब चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू होगी। आपके पास आसान है। मैं तो हाफिज़ साहब बड़ा क्लियर हूँ, मुझे लगता है कि किसी स्टेज के ऊपर ये सारी पॉलिटिकल लीडरशिप एक कंटेनर के ऊपर नज़र आ रही है या उसके अंदर बंद नज़र आ रही है, पता नहीं। मैं तो आगे ये देख रहा हूँ, सारी पॉलिटिकल पार्टी या तो ऊपर होंगी या अंदर होंगी कंटेनर के। अच्छा, ये जो मौलाना साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि जी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ उनके पास आए थे और अदम एतमाद के लिए, तो इस बारे में आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि क्या उनके कहने पे इन सियासी जमातों ने ये सब कुछ किया? और उस वक्त तो कोर कमांडर थे जनरल फैज़ साहब। देखें सलीम साफ़ी साहब, मैं उसको बड़ा बेशरम आदमी समझता हूँ जो कुर्सी पे बैठने उठने के बाद किसी के लिए बात करे तो हमारी तरह करें। हम तो खैर इतने बड़े सियासतदान भी नहीं हैं। हमने तो टेक ऑन किया था पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के सबसे ताकतवर आदमी के साथ, जब वो फुल गंग गरज के अंदर था। हमने तकलीफ़ें भी उठाई, गवर्नमेंट में होते हुए तकलीफ़ें उठाई, लेकिन हमने किया। हमारे सेटिस्फैक्शन, हम कब्र तक पीछा करेंगे। मैं तो करूँगा कब्र तक पीछा। कोई जितना दम लगा लेगा, जितना मेरे अंदर दम है मैं भी लगाऊंगा, चाहे मारा जाऊँ उसके अंदर, नुकसान उठा लूँ, बट मरूंगा बहादुरों की तरह ही, 2-4 गिरा के करूँगा, लेकिन मैं कब्र तक जाऊँगा सर। उस खास के पीछे मैं कब्र तक जाऊँगा, ठीक है। जो बेइंसाफ़ी मेरे साथ हुई, जो मेरी वालदा का जिस वक्त इंतकाल हुआ है, जब वो डेथ बेड पे थी, जिन्होंने मेरी उस वक्त पगड़ी उछाली, जिन्होंने मुझको पनिशमेंट्स दी, जिन्होंने मुझको पेनल्टीज़ दी, आप समझते हैं कि मैं उसकी अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब के लिए नहीं आगे बढ़ूँगा? कब्र तक जाऊँगा मैं वो एहतसाब लेने के लिए। 100 रुपये की जगह करोड़ों रुपये बहा दूँगा, 20 साल इंतज़ार करूँगा, असल भी लूँगा, नफ़ा भी लूँगा और सूद भी लूँगा, दिखाऊँगा इंशाल्लाह आपको करके। आपको डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ नहीं, मुझे तो सारी चीज़ें खान साहब ने सिखाई थी, वो खुद भूल गए सारी चीज़ें। आज भी लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, आप मुल्क तोड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आपका गोल क्या है? आपका तो वो गोल था कि आप पाकिस्तान को बनाना चाहते थे, आप हस्पताल बना रहे थे, आप इस फ़ौज का एहतराम करते थे, इसको प्यार करते थे, हवा दिलिया का इंतज़ाम करते थे। सर ये मौला जट की सियासत जो है ना सर, वो ज़्यादा नहीं चलती। और आज जब मैं ये देखता हूँ कि पीटीआई का यू टर्न या रिवर्स गियर सारी पार्टियों की तरह हो गया है, तो सर फिर तो मैं सोचता हूँ कि मैं जिस प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर हूँ, मैं पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा, तो ख़त्म हो गई सारी चीज़ें। अब तो मैं समझता हूँ मेरे 15 साल ज़िंदगी के ज़ाया हो गए। हम तो खान साहब के आगे भी किसी को चलने नहीं देते। ये आज तो फसली बटेरे आ गए हैं साफ़ी साहब, जो आज आप पार्टी के अंदर देख रहे हैं। कहाँ देखी थी आपने ये शक्लें? 8 महीने 7 महीने पहले आगे बैठे हैं, हमें भाषण सुना रहे हैं। हम तो मॉरली, फाइनेंशियली, एथिकली, इमोशनली खून पसीना दे के इस पार्टी के अंदर आए हैं। हम कोई अल्लाह में रहम रखे अपना, हम कोई सड़क पे थोड़ी थे, हमें अल्लाह ने छत दी थी, पूरी दुनिया में छत दी थी। इल्ज़ाम का जिक्र कर रहा था कि क्या वाकई इन्होंने उन दोनों के कहने पे अदम एतमाद की सर बेशर्मी है ना। उस वक्त बोलते ना, उस वक्त बोलते जिसको आप काफिर यहूदी कह रहे थे। ये तो मौलानाओं का बड़ा अच्छा कमाल है, जब चाहे काफिर बनाते हैं, जब चाहे मुसलमान बनाते हैं। इसीलिए तो सारा मुसलमान इधर हैं, मज़हब वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर है। इस्लाम आप देखेंगे जेन्युइन इस्लाम तो आपको वेस्टर्न वर्ल्ड है। इधर पाकिस्तान में सारे मुसलमान हैं, क्योंकि आप फतवा दे देते हैं, और अब हम फतवे भी दे रहे हैं। हम यहूदी काफिर को अपना हम प्याला हमने वाला बना रहे हैं, क्योंकि हमें सीटें नहीं मिली। हमें इलेक्शन में जो एक्सपेक्टेड, जो हमारी ख्वाहिश थी, उस हिसाब से हमें सीटें नहीं मिली, तो आप एस्टैब्लिशमेंट का इल्ज़ाम लगा दो। तो भाई फिर इलेक्शन से पहले कहते हैं सारी बातें। जनरल फैज़ की या बाजवा की बात कर रहे हैं तो उस वक्त कहते हैं जब वो कुर्सी के अंदर थे। अगर हिम्मत है तो दिखाएं, लेकिन आपकी हिम्मत ये है कि कुर्सी पे जब बैठा होता तो आप पैर पे बैठे होते। लेकिन उससे काउंटर एक बयानिया है कि जनरल बाजवा और उनकी टीम ने हिंद को मना किया था कि ना लाए अदम एतमाद। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए सलीम साफ़ी साहब, इसके लिए आपको प्रोग्राम और एक दिन जिरगा के बजाय जिगर खोल के पाकिस्तान को इजाज़त देनी पड़ेगी मुझे बात करने के लिए। बुलाएं मुझे कोर्ट्स, बताता हूँ सब कुछ। अरशद शरीफ का ही बताता हूँ उसमें कौन ताकतवर आदमी, ख़ास आदमी था, बताता हूँ उसमें कौन से पॉलिटिकल लोग थे, किन मकासद की वजह से उसको शहीद किया गया, बताता हूँ मैं। बुलाएं? नहीं बुलाएंगे। तो वो अब कब बताएंगे? बुलाएंगे नहीं ना भाई, तो बुलाएंगे तो भाई असर की नमाज होती है, अजान होती है, तो आप असर की नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना। असर की अजान से पहले आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने तो नहीं जाते। लेकिन कोर्ट के अलावा आप कहीं और किसी टीवी प्रोग्राम में नहीं बताएंगे? सर किसका एक खबर चलेगी, ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी, पट्टी होगी, 2 हेडलाइन होगी, कल अखबार में आ जाए, बात खत्म हो जाएगी। इस मुल्क के अंदर तो इतनी देर की शेल्फ लाइफ है इंसान की स्टेटमेंट की। बता रहा हूँ भाई, हमारे अदम एतमाद से लेकर अरशद शरीफ के कत्ल तक अगर यही फैसले कर दें सर, 30 दिन का काम है। मैं सिमत बता दूंगा, आप
एजेंसीज हैं आपके पास, टॉप एजेंसीज आपके पास हैं, कितनी देर इन्वेस्टिगेट कर, सबूत तो रिश्वत का सबूत है आपके पास। कभी आपने सुना है कि किसी ने कत्ल कराया हो तो वीडियो बनाई हो, या किसी ने रिश्वत ली हो तो पे ऑर्डर या चेक लेके आया हो? अगर इडियोटिक वे थॉट प्रोसेस अगर इडियोटिक है तो फिर उसका तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आप कारोबार अपने घर का ज़ाती कारोबार बहुत अच्छा चलाते हैं, मुल्क का कारोबार आप भट्टा बिठा देते हैं। क्यों? ये डॉलर जो आर्मी चीफ नीचे लाया था, ये डॉलर अब कैसे ऊपर जाएगा? और जा रहा है। ये पेट्रोल जो नीचे आया था वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ये जो सस्ती चीज़ें होती हैं महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। ये बिजली के नरख, ये बेरोज़गारी, IMF, करंट अकाउंट डेफिसिट, सूद, कैसे कंट्रोल करेंगे? मुझे आप बताएं ना सर। मुझे पेपर में कोई मंशूर तो बताए कि हम गुर्बत ऐसे कम करेंगे, गरीब की किस्मत ऐसे बदल देंगे, आए हम फ्री कर देंगे। बाप का राज है क्या? फैक्ट्री चला रहे हो अपने घर की, कैसे फ्री कर दोगे? नाज़रीन, फैसल वाडा साहब के साथ ये गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ हैं साबिक वफाकी वज़ीर जनाब फैसल वाडा साहब। फैसल भाई, PTI को अगर फ्री हैंड दे दिया जाता तो वो हुकूमत बना सकती है मरकज़ में? सर मैं कहता हूँ कि अगर उनके वोट नहीं भी हैं, वो जीते भी नहीं हैं, दे दें उनको। अगर मेरे पास इख्तियार होता, मैं कहता ये लें जी, संभालेंगे हमें। 3 महीने के अंदर यही कौम गिरबान से पकड़ लेती। हमें तो इस पार्टी के अंदर का हाल पता है, इसमें जितने नालायक लोग थे, शायद समेत मेरे, ठीक है, वो नालायक क्या कर सकते हैं? मेरी तो सर ब्रीफिंग्स हैं। उन्होंने तो अब किसी पार्टी को ज्वाइन करना भी मजबूरी है, तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है उनके पास? कौन सी जमात? सर देखें, अगर अक्लमंद हो तो किसी से भी अलायंस कर लें। मैं कहता हूँ अगर अलायंस नहीं भी करना तो सियासत करने अंदर आ जाए, सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर आके आप बेती कर सकते हैं। मैं आपके टॉक शो पे आके बात करता हूँ, ये थोड़ी बाहर से आपको गालियाँ देना शुरू कर दूँ कि साफ़ी साहब आपने प्रोग्राम गलत किया, आप मेरे खिलाफ बात करें। आप कहेंगे अंदर आके बात करें, मैं अंदर नहीं आऊँगा, बाहर से पत्थर मारूंगा। तरीका नहीं है। नहीं, अंदर तो अब आ रहे हैं ना, सूबे में भी हुकूमत फार्म कर रहे हैं, कौमी असम्बली में भी बैठ रहे हैं। देखिए, लेकिन ये पार्टियों में कौन सा उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? जमात वहदतुल मुस्लिमीन हो सकता है, PTI पार्लियामेंटेरियन। अब PTI के स्टांस के ऊपर अब ये फसली बटेरों के साथ अगर आप मौलाना के पास जा सकते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास नवाज शरीफ है। फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर नून लीग, सेकंड प्रायोरिटी के अंदर पीपल्स पार्टी है, थर्ड प्रायोरिटी के अंदर मौलाना साहब है, फोर्थ प्रायोरिटी के अंदर MQM है। ये मैं प्रायोरिटी लिस्ट बनाता। इन लोगों तो चैप्टर क्लोज हो गया। कल के बाद आप वोटर, अब इस बयानिए के बाद कि PTI मौलाना साहब के पास जा रही है, PTI पीपल्स पार्टी के पास जा रही है, इस बयानी के साथ वापस इलेक्शन करा लें, फिर आपको रिजल्ट वापस मिल जाएगा। सर ये कौम जो है ना सर, ये सर पे भी बहुत तेज़ बिठाती है और सर से गिराती ही बहुत तेज़ है। इस कौम की ये खूबी है, इसके अंदर जज्बात हैं। ये बग़ैर असले के टैंकों के नीचे हमारे फ़ौजी बम बांध के और सिविलियंस बांध के टैंक उड़ा देते हैं। ये जज्बा है इस मुल्क के अंदर। यहाँ 6.25 करोड़ आदमी जो है वो यंगस्टर है, 18 से 30 साल का है। उसकी किस्मत का फैसला आपने इरफान सिद्दीकी को दे दिया जो 80 लाख का आदमी है। आप मजाक करें पाकिस्तान के साथ? ठीक है, आप मरियम नवाज साहिबा से पूछिए एल्टीट्यूड और एटीट्यूड का फ़र्क क्या है, लिख के बता दें अंग्रेज़ी। उन्होंने भी वैसे ही पढ़ा हुआ जैसे मैंने पढ़ा हुआ, अंग्रेज़ी वो लिख नहीं सकती, उर्दू पढ़ नहीं सकती। तो अगर आप इनको मौका दे रहे हैं, हमने इतनी सी वजारत किस तरह चला ली? हम अच्छा कारोबार करना जानते थे, हमने कहा जिसका जो काम है वो करता रहे। अच्छा, आप मौलाना साहब के पास ये गए हैं, उनसे कहा है कि इकट्ठे हम दांदी के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएंगे। शेरपाव साहब के पास भी गए तो उनको तो ये गिला है कि हमारी सीटें PTI को दिलवा दी गई है, तो ये कैसे चलेगा एक दूसरे के ख़िलाफ़? देखिए सही साहब, ये सारा कुछ जो है ना सेल्फ इंटरेस्ट की जंग है। आज आपकी मनपसंद नताइज आ जाएँ तो यही इस्टेब्लिशमेंट बेस्ट इस्टेब्लिशमेंट होगी, यही न्यूट्रल होंगे और इस मुल्क के अंदर जमहूरियत परवान चढ़ेगी। मैं बात चीखता था, आप लोग भी नाराज़ होते थे कि एक दफ़ा और मज़ा ले लें जमहूरियत का इन एक्सपायर्ड लीडर्स के साथ। और जिन्होंने इसको पाबंद किया है, जो इसके ठेकेदार हैं, जो इसके पहरेदार हैं, जो इसके चौकीदार हैं आइन और कानून के, मेरा सवाल है उनसे कि सर जब पंजाब में और KPK में शब खून मारा गया इलेक्शन ना करा के, तो उनमें नून लीग के लोगों को सजाएँ क्यों नहीं आज तक दी? ये कैसे हो सकता है कि आप उस वक्त 6 पढ़ रहे थे, आज 9 पढ़ रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? ये सवाल हमारा होना चाहिए। हमें मजबूर करना चाहिए कौम को कि ये फाइज साहब की शक्ल में, चीफ जस्टिस साहब की शक्ल में, हम 141 नंबर से रिवर्स गेयर लगाएं। वरना जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, छक्के चौके मार रहे हैं, तो हम 500, क्रिकेट में तो हम कभी डबल सेंचुरी नहीं देखेंगे, इसमें तो हम 500 तक मेरे समझ रहा हूँ लीड बन जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है।
गरीबों को आप रिलीफ दें, जो आपके काम है वो आप ज़रूर करें। ट्रांसलेशन ऑफ लॉ इज़ द जॉब ऑफ द लेजिस्लेटर, आपका काम नहीं है। डिस्प्यूट आप सॉल्व करें, लाखों केसेस पड़े हुए हैं, जून जुलाई की छुट्टियां सस्पेंड करें, दिन रात कोर्ट चलाएं, इंसाफ दें लोगों को, भरोसा हो कि हम कोर्ट जाएंगे, हमसे नफरत भी करते होंगे ना, कोर्ट हमारे लिए इंसाफ करेगी। ये भरोसा ही नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। अली अमीन गंडापुर से बेहतर कोई चॉइस हो सकता था पीटीआई के लिए? देखिए, अली अमीन गंडापुर की चॉइस इज़ अ क्लीन एंड क्लियर सिग्नल कि हम लड़ाई की सियासत करेंगे और पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए दफन कर देंगे, अल्लाह ना करे। बैड पॉलिटिक्स, यही पॉलिटिक्स से मैं, साफ़ी साहब आप गवाह हैं कि इस पॉलिटिक्स से मैं रोक रहा था। जो जो बातें मैं खान साहब को कह के आया, मैंने तो बाकियों की तरह अली अमीन अंदर से तो किसी हद तक सुलह जून ही है। बिल्कुल है, लेकिन सर मुझे एक बात बताएं ना कि आपको 9 मई में बुक किया हुआ और मुझे 9 मई में बुक किया हुआ है, आपको इजाज़त है, मुझे इजाज़त नहीं, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो इसका तरीका ये होगा कि मैं सीएम बन गया, मैंने 6 पढ़ लिया आज, ठीक है, मैं सीएम बन गया, अब मुझे आ गई पुलिस लेने, तो मैं क्या करूँगा? मेरी एक फोर्स इधर खड़ी होगी जो मेरी प्रोटेक्शन के लिए होगी पुलिस, और एक उठाने के लिए पुलिस आएगी। फिर हम बैकअप में सिविल आर्म फोर्सेस को बुलाएंगे, रेंजर्स को, एफसी को, फिर हम तसादुम करेंगे, लाशें गिराएंगे, खून गिराएंगे। ये प्लान है आपका? आप कहोगे यार मैं बेगुनाह हूँ, मैं कोर्ट से क्लियर होऊंगा, क्लीन होऊंगा, मैं तब आऊँगा। लेकिन वो तो अपने आप को बेगुनाह समझते हैं। मान लिया बेगुनाह सर, मैं आपकी डिबेट के लिए मान लेता हूँ, उमर अयूब का भी तो वारंट है ना। सर मैं मान लेता हूँ उमर अयूब भी बेगुनाह, सब बेगुनाह है, हम मुजरिम हैं, मान लेता हूँ ये सर, कि हम सच बोल रहे थे, हम खड़े हो गए अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर, हमें जो सबक सिखाया था उस पर हम खड़े रहे, मान ले सारे, ठीक है मान लेता हूँ मैं, तो सर क्लियर करा लेना अपने आप को, क्लियर करा के आगे बैठी। लेकिन जब तक क्लियरेंस नहीं होती, केसेस का फैसला नहीं होता, ये तो हमारी पार्टी का मंशूर था कि किसी पे इल्ज़ाम भी आ गया है मिनिस्ट्री के अंदर तो स्टेप डाउन करेगा, इल्ज़ाम से क्लियर होगा तब मिनिस्ट्री उठाएगा। कहाँ है मंशूर? तो हम भी अंधों की तरह चलते रहे, हमने भी अपना दिमाग और दिल, दिमाग नहीं इस्तेमाल किया, दिल इस्तेमाल किया। और दूसरा सलीम साहब ये चीज़ ना भूलें आप, मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ, हम लोग थे उस पार्टी के अंदर जब इमरान खान साहब के लिए थ्रेट अलर्ट आता था इक़्तिदार से पहले कि जी यहाँ बम फट सकता है, यहाँ गोली चल सकती है, और इमरान खान साहब कहते थे मैं बुलेट प्रूफ शीशे के आगे नहीं खड़ा होऊंगा तकरीर करने से पहले। हम जैसे लोग सीना अपना आगे करके उनके आगे खड़े होते थे जाकर। हम भी इकलौते बेटे हैं, हमें भी अल्लाह ताला ने रिज़्क़ दिया हुआ है, अल्लाह ने हमें भी पूरी दुनिया में छत दी हुई है, गाड़ी दी हुई है, सब कुछ अल्लाह का एहसान है, बहुत करम है मालिक का, ठीक है। तो हम भी तो कीड़े तो नहीं थे, तो हम जब उसके लिए अपनी जान देने के लिए अपना सीना आगे करते थे, जबकि हमें ये भी नहीं पता था कि हम इक़्तिदार में आएंगे नहीं आएंगे, हमें ये भी नहीं पता था कि हम, लेकिन हमारा दाना पानी तो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था, सारा मालिक का एहसान था। और बहुत सारे लीडरान से ऊपर अल्लाह ताला ने हमें रखा हुआ है, हमें तो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, अल्लाह का एहसान है नबी के सदक़े में कि हम सुई से लेकर जहाज़ खरीद सकते हैं। वो लोग अपना सीना आगे लगा के इमरान खान साहब खड़े होते, खड़े इन फसली उठेरों के खड़े हो आकर, उनको रो रहे हैं हम अंदर नहीं जा सके, हम फॉर्म 45 भी ले सके। ये तो वो पार्टी नहीं थी। ये पार्टी को वकीलों के सपोर्ट करने की हिकमत अमली, उनकी कामयाब हिकमत अमली साबित नहीं हुई। देखिए स्ट्रैटेजी तो बुरी नहीं थी, ठीक है, कानून जानते हैं वकील हज़रात, लेकिन मैं तो जितने भी वकील हैं, गौहर साहब हैं, शुएब है या मरवत है, अच्छे लोग हैं ये, ठीक है, ये बुरे लोग नहीं हैं, इंसान भी अच्छे हैं। लेकिन मैं इनसे कहता हूँ कि जिस जगह की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो कोट पहन के आप आ रहे हैं, जो टाई लगा के आप आ रहे हैं काली, पहले वहाँ से तो चीज़ें ठीक करें सर, वो ठीक हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। आपको लगता है आसानी से हुकूमत बन जाएगी पंजाब में और मरकज़ में और सिंध में इन दो जमातों की? हाँ हाँ सर, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी, ये भी अब एक्चुअली देखें सर, अंदर से खुन्नस तो सबके अंदर है, जहर तो सबके अंदर है, जो इमरान खान साहब की पार्टी ने दिखाया लाकर, वो सब ये उससे ज़्यादा जहरीले हैं, लेकिन इनके अंदर जुर्रत नहीं थी, तो ये भी थोड़ा मज़ा ले रहे हैं, डिले कर रहे हैं, चाहते हैं कि एक कियोस क्रिएट हो, फिर हम सेवियर बन के आएँ, हम कहें अब हम गलत करेंगे तो हमें छेड़ना मत, हम और बुरा करेंगे तो छेड़ना मत, और बुरा करेंगे तब भी आप मत छेड़ना, हम अदम एतमाद की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। ये खेल हो रहा है। उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने समेत जो एहतजाज करी, उन्होंने अपना फ़ैसले महफूज कर लिए हैं, वक्त ज़रूरत, वक्त हाल, वक्त मौका,
अपने अपने फैसले सुनाते चले जाएंगे। सिस्टम डिरेल होने का और थर्ड ऑप्शन का कितना ख़तरा है? मार्शल लॉ का खुल के बात करें ना हाफिज़ साहब, और आप तो बिल्कुल जरगे वाले आदमी से ला के नहीं, इमरजेंसी भी हो सकता है, कोई इस तरह की चीज़ भी हो सकती है सर। देखिए मार्शल लॉ और उसके दरमियान देखिए सर, मार्शल लॉ तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में आ सकता है, ना आना चाहिए। कोई भी चीज़ आप रद्द नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर। अगर ये हटदर्मी, बदमाशी और मुल्क तोड़ने की तरफ सारे निकल गए तो फिर सर हम चूड़ियाँ पहन को तो नहीं बैठे हुए ना, जिनकी आइनी जिम्मेदारी है मुल्क को बाहर से बचाना और अंदर से बचाना, फिर सब कौम उनकी तरफ ही देखेगी। और इनकी हुकूमत को आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना अरसा दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की? देखिए सर, मेरा एनालिसिस है, नवाज शरीफ साहब आए थे तो 4-5 महीने में जान छूट जाती, लेकिन अब कोलिशन है और मेरी वो भी सुनवाई हो गई। मैं तो 6-7 महीने से चीख रहा था, 1.25 साल 1.5 साल मुआवजा हो गया, कोई अल्लाह की मदद आ गई 2 साल में। मतलब ये शायद बड़ा शायद पीपल्स पार्टी की बारी नहीं आएगी किस चीज़ की? क्योंकि 3 साल अगर इनके होंगे तो 2 साल नहीं तो सर, उनके भी वो चाहिए। सर वो बड़े देखिए सर, जरदारी साहब पॉलिटिकल चेस बोर्ड के मास्टर हैं, वो एग्जैक्टली जानते हैं, उन्होंने सारे आईनी ओहदे लिए हैं। ये भी मैं आपको वक्त से पहले बता रहा था कि इस सब का बेनिफिशरी जो है वो पीपल्स पार्टी ने नोच भी लिया है, दबोच भी लिया है, लूट भी लिया है, सियासी कपड़े छोड़ दिए हैं, बाकी उन्होंने सब कुछ ले लिया। ये सिंध में उनको वाकई जेन्युइन वोट मिलता है, वाकई उन्होंने इतनी खिदमत की है या कि नहीं कुछ और होता है? देखिए सनी साहब, ये आप नहीं कह सकते कि KPK में अगर PTI को वोट मिलता है तो वो जेन्युइन वोट है, सिंध में मिलता है तो वो कहें आप जेन्युइन नहीं है, पंजाब में मिलता है तो आप कहें वो भी जेन्युइन है। हस्ब हाल, हस्ब मजबूरी, हस्ब ज़रूरत नहीं होता। मसला सारा ये कि सारे जो इलेक्शन होते हैं पिछले 75 साल से इन सब में डेफिशिएंसीज और बेईमानी का अंसर होता है, और इसको जो मास्टर कर जाता है वो अनअपोज जीतता है। और इसमें से कोई सियासतदान को आज तक आपने जेब कतरे की तरह, मोटरसाइकिल चुराने वाले की तरह ना चेन में बंधे हुए देखा है। ये तो जैसे ही जाते बीमार हो जाते हैं, जैसे ही बीमार होते हैं लोग जो हैं, जो अल्लाह मियाँ फैसले करते हैं ज़िंदगी मौत का, वो बंदे से पूछते हैं भाई बताओ ये मर गया तो क्या होगा? कहते हैं जी सॉरी आप भेज दें। फिर आप उनको इश्तिहारी, उनकी चीज़ें जब्त, ठक अकाउंट्स बंद, फलाना कीचड़ उछालते हैं, पकड़ियाँ उछालते हैं, उनको चोर के नारे कराते हैं। कहते हैं आ जाओ अभी हम तुम्हें साफ़ कर देते हैं। ये काला रंग जो हमने किया था, एक बहुत थ्रॉटल तेज़ पानी का होता है, उसे सफ़ेद पेंट साथ मिलाते हैं, सब वाइट कर देते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब फैसल वाडा साहब, वक्त हमें मज़ीद इजाज़त नहीं देता, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, और इस उम्मीद के साथ कि मौजूदा इलेक्शन पाकिस्तान के लिए बेहतरी का मौजब और ज़रिया बन सके, आज के जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।